नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के लिए ब्रह्मास्त्र सेट पेपर नंबर 21। कल हमने जो है फुल सेट पढ़ा था, पहला वाला, ठीक है। कल जो है दूसरा पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन आज आपकी जो होने वाली है ब्रह्मास्त्र सीरीज का 21वां सेट है। हर हर महादेव, जय माता दी, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, राधे राधे सभी के लिए, ठीक है। सभी लोग बच्चे हो, आ जाओ, शेयर कर दो सेशन को। गुड इवनिंग, जल्दी से सभी लोग आ जाइए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। शुरू कैसे करना है आपका जो है, पहले आपका ऐड होता है थोड़ा सा 2-4 मिनट का, ठीक है। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 21 है आज, डेट सीरीज आपकी 21 वाली है, ठीक है। कल आपका जो है सेट पेपर नंबर 1 था, इससे पहले अरे भैया ललितपुर की धरती से प्रणाम। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 कृषि कंप्यूटर प्लस यूपीजी के। कृषि यहाँ पर जो रहेगी वो आपकी कैसी रहेगी, टॉपिक वाइज रहने वाली। कैसे वाले, टॉपिक वाइज। जो आपके यहाँ पर ब्रह्मास्त्र सेट पेपर कराए जाते हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, वेबसाइट पर मिलेंगे, या फिर कहें आपका जो है पेड है, इसकी पीडीएफ जो है पेड है। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वेबसाइट व आपका जो है एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से आपको जो है ओपन करना है, वेबसाइट और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और वहां से आप ये पीडीएफ सेट ले सकते हैं, ठीक। जिसका प्राइस मात्र 299 है, जिसमें आपको 20 फुल लेंथ, 20 तो अभी लिखा हुआ है, फुल लेंथ जब हम ब्रह्मास्त्र के साथ कराने आए हैं ना तो 80, या फिर कहें आपके ये 20 है ना, ये 40 बन जाएंगे, मतलब 60 की जगह 80 सेट पेपर मिल जाएंगे आपको इसमें, ठीक। और सारे के सारे प्रिंटेबल में रहने वाले हैं। वो प्राइस मात्र 299 रुपए है। और आपका स्टडी मटेरियल हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, हमने जो है आपका प्रिंटेड नोट्स एग्रीकल्चर के सिलेबस के अनुसार, जैसा आपका पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आपके एजीटीए के लिए नोट्स भी आपके प्रिपेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो जो बच्चे इसको मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं। इसमें करीबन आपके 1400 से 1500 पेजेस हैं, जिसका प्राइस आपका 1500 रुपए है, ठीक। इसमें क्या रहता है कि आपका जो 1300 रुपए कॉस्ट आ जाती है और 200 रुपए हमारा डिलीवरी चार्ज, कभी कभार ज्यादा भी लगता है आपका डिलीवरी चार्ज, ठीक है। तो इस वजह से हमने 1500 रुपए इसका प्राइस रखा हुआ है, ठीक। इसके लिए आपको हमारे नंबर पर कांटेक्ट करना होगा 7880497104 पर, ठीक। इसके बाद बात करें बच्चों लाइव क्लास की। जो बच्चे डेली लाइव क्लास लेना चाहते हैं यूपीजीके की, आपका कंप्यूटर का, आपका जो है एग्रीकल्चर का, वो हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं, जिसपे अभी 25% डिस्काउंट चल रहा है। ये 1299 है, इसमें आपका 25 कम हो जाएगा, जो कि आपके 900 950 की समथिंग पहुंच जाएगा। इसमें आपको भी 125 कूपन लगाना है। और आपकी टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी गई है, 40 फुल टेस्ट जिसमें मिलेंगे, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक। और साथ में साथ जो बच्चे आपका जो है प्रिंटेड नोट्स नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए पीडीएफ नोट्स लेके आए हैं। पीडीएफ नोट्स में आपको जो है देखिए, प्रिंटेड में हम आपका यूपीजीके और कंप्यूटर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपका जो पीडीएफ नोट्स है इसमें आपका यूपीजीके और कंप्यूटर दो सब मिलेगा, ठीक। कृषि भी मिलेगी, मात्र 499 में का पूरा पीडीएफ बंडल कोर्स है। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट और एप्लीकेशन का, या फिर डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पर आप विजन एग्री एकेडमी सर्च करिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक। यहां पे अब जो है शुरू करते हैं क्लास को, ठीक। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा भैया। से डेट 21 है, सेट पेपर 21। वैसे देखो ये टॉपिक वाइज करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इसके सेट पेपर का रूप दिया ताकि आप लोगों को एक सही गाइडेंस मिल जाए। स्टार्ट हुआ है मनीष मौर्य जी, आ जाइए भैया, शेयर कर दो कल की तरह। कल 70 लोग थे तो आज 100 प्लस होने चाहिए। कल 70 थे, आज 100 प्लस लोग होने चाहिए, ठीक है, 100 प्लस। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला प्रश्न,
बताइए इस राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, एक अंतर्जात और एक खुली परागण वाली किस्म के बीच संकरण को क्या कहते हैं? एकल संकरण, डबल संकरण, टॉप क्रॉस, टॉप संकरण या डबल टॉप संकरण? बताइए। एक इनब्रीड लाइन है और एक टॉप क्रॉस है, ठीक है। तो एक इनब्रीड लाइन है और एक टॉप क्रॉस, उनके बीच ओपन पॉलिनेट या फिर कहें आपका खुली परागण वाली ओपन पॉलिनेटर आपकी वैरायटी, उसके बीच क्रॉस कराएंगे तो वो क्या होगा? तो भैया उसे हम क्या कहेंगे, आपका जो है टॉप संकरण या शीर्ष क्रॉस कहेंगे। शीर्ष क्रॉस या टॉप क्रॉस कहेंगे उसे, शीर्ष संकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हेट्रोसिस शब्द किसने दिया? सिम्पसन ने, सूल ने, जोन्स या जॉनसन ने? हेट्रोसिस शब्द किसने दिया? हेट्रोसिस शब्द किसने दिया? हेट्रोसिस शब्द किसने दिया? थोड़ा सा जूम नहीं है स्क्रीन, इस वजह से वहां पर तो कम दिखता है, इसलिए हम यहां पर टैबलेट आपका जो है ओपन किए रहते हैं ताकि आप लोगों के कमेंट सही से दिखें, ठीक है। वो स्क्रीन जूम नहीं होती सामने वाली, वरना उसको जूम कर देते हम। चलिए जूम कर लिया है मैंने थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के कमेंट में अच्छे से पढ़ सकूं, ठीक। चलिए बताइए, सेकेंड क्वेश्चन है, हेट्रोसिस शब्द किसने दिया? हेट्रोसिस शब्द किसने दिया? सुल ने, बहुत बढ़िया, सूल ने हेट्रोसिस शब्द दिया। हेट्रोसिस होता क्या है? अपने माता पिता से बढ़कर बच्चों में लक्षणों का होना, मतलब कि माता पिता से बढ़ के लक्षण आए हैं बच्चों में, तो वो क्या कहलाता है? हेट्रोसिस कहलाता है ना। तो हेट्रोसिस जो है आपका किसने दिया था? शब्द किसने दिया? सूल ने। अगला क्वेश्चन, अति प्रभुत्व परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? चार्ल्स डेवनपोर्ट, सल और ईस्ट द्वारा, सिम्पसन या फिर कहें जॉनसन? किसके द्वारा अति प्रभुत्व या फिर कहें ओवर डोमिनेंस, ठीक, किसके द्वारा दिया गया? बताइए राइट आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? बात करें बच्चों यहां राइट आंसर की, तो यहां राइट आंसर हो जाता है सल और ईस्ट ने। ओवर डोमिनेंस या फिर कहें अति प्रभुत्व परिकल्पना जो थी, किसने दी थी? आपकी सल और ईस्ट ने दी थी। किसने दी थी बच्चों? सल और ईस्ट ने दी थी, सल और ईस्ट ने, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 है, फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रजनन करना है, जीन परिवर्तन, कैप्रिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, इनमें से कोई नहीं। फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? बताइए राइट आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा यहां पर? जल्दी से आंसर कीजिए। फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? तो भैया हम पोषण मूल्य, आपने कहा होगा कि देखा होगा कि राइस की कुछ किस्में जिसमें जिंक की मात्रा बढ़ा दी गई, आयरन की मात्रा बढ़ा दी गई, उसे क्या कहेंगे? बायोफोर्टिफिकेशन है या फिर कहें बायोफोर्टिफाइड किस्में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बायोफोर्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो क्रॉस है इंटरजीन एपिस्टासिस इंटरेक्शन के रूप में जाना जाता है। प्रभावी 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 योगात्मक योगात्मक इंटू योगात्मक उपरोक्त सभी? राइट आंसर बताइए यहां पर। ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा राइट आंसर? कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, इसमें इंटरजीन एपिस्टेसिस इंटरेक्शन के रूप में जाना जाता है। तो भैया ये योगात्मक योगात्मक इंटरेक्शन होता है। कैसा होता है? प्रभावी प्रभावी नहीं होता, ये योगात्मक योगात्मक होता है। एडिटिव एडिटिव या योगात्मक योगात्मक होता है। क्या होता है? एडिटिव एडिटिव या योगात्मक योगात्मक। अगला क्वेश्चन, पूर्ण सहलग्नता किस में पाई जाती है? पक्षी में, मादा ड्रोसोफिला में, नर ड्रोसोफिला में या इनमें से कोई नहीं? पूर्ण सहलग्नता किस में पाई जाती है? तो भैया पूर्ण सहलग्नता तो आपकी किस में पाई जाती है? पक्षियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पक्षियों में, सॉरी
पूर्ण संलग्नता आपका नर ड्रोसोफिला में पाया जाता है। किसमें? ऑप्शन सी है, यहाँ पर गलती से आपका ए कर दिया था इसे, ठीक है। ऑप्शन सी, नर ड्रोसोफिला में पूर्ण संलग्नता पाई जाती है ना। पूर्ण संलग्नता किसमें पाई जाती है? आपकी नर ड्रोसोफिला में। नर ड्रोसोफिला में आपका जो है, आपका क्या पाया जाता है? पूर्ण संलग्नता पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभावितता की खोज किसने की थी? पूर्ण संलग्नता किसमें पाई जाती है? आपकी नर ड्रोसोफिला में, ठीक है। अपूर्ण प्रभावितता की खोज किसने की थी? कार्ल कोरेंस ने, लेविस ने या लैंडस्टीनर ने? उपरोक्त सभी में। बताइए आंसर क्या होगा? या आप सी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, आज सारे क्वेश्चन प्लांट में मेल फीमेल नहीं, केवल मेल नर ड्रोसोफिला में पूर्ण क्या पाई जाती है? आपकी संलग्नता पाई जाती है, ठीक। अपूर्ण प्रभावितता की खोज किसने की थी? तो भैया कार्ल कोरेंस ने की थी। अपूर्ण प्रभावितता की खोज किसने की थी? कार्ल कोरेंस ने। कार्ल कोरेंस ने अपूर्ण प्रभावितता की खोज की थी, ठीक। अपूर्ण प्रभावितता की खोज किसने? कार्ल कोरेंस ने। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 है, उत्परिवर्तन की खोज किसने की? मॉर्गन ने, हुगो डी ब्रीज ने, मुलर ने या लेविस ने? राइट आंसर बताइए। उत्परिवर्तन की खोज किसने? उत्परिवर्तन किसने दिया था? शब्द किसने दिया था? मॉर्गन ने, है ना। और खोज किसने की थी? हुगो डी ब्रीज ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, हुगो डी ब्रीज। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, हुगो डी ब्रीज, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, मेंडल ने अपने प्रयोगों का प्रकाशन कौन से सन में किया था? 1965 में, 1863, 1856 या 1866? मेंडल ने अपने प्रयोगों का जो आपका एक है प्रकाशन है, कौन से वर्ष में किया था? मेंडल ने अपने प्रयोगों का प्रकाशन कौन से वर्ष में किया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर लिख दीजिए जल्दी से। कब किया था? तो भैया 1866 में हुगो डी ब्रीज ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। कब? 1866। अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस है, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल स्मॉल टी, स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी का क्रॉस किसके साथ? कैपिटल टी के साथ। और आपका कैपिटल टी स्मॉल टी के बाद आपका क्रॉस किससे? स्मॉल टी। जैसे मान के चलो भाई, हम क्रॉस करा रहे हैं किसके बीच? आपका जो है कैपिटल टी और आपका स्मॉल टी। तो इससे जो F1 मिले पीढ़ी मिलेगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगी। अब इसका यदि हम रिसेसिव या फिर कहें अप्रभावी जनक से क्रॉस कराएंगे तो उसे क्या कहेंगे? हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस कहेंगे किस? तो यहां पर टेस्ट क्रॉस कौन सा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11 है, एक अनुपात का अनुपात किस क्रॉस से प्राप्त होता है? कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का क्रॉस कराएंगे हम स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। इसका क्रॉस कराएंगे हम कैपिटल आर और स्मॉल आर का, कैपिटल वाई का आपका जो कैपिटल आर है स्मॉल आर और कैपिटल वाई है उसका क्रॉस कराएंगे हम कैपिटल आर स्मॉल वाई से, ठीक। आपका कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल आर का और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस कराएंगे कि स्मॉल आर स्मॉल वाई से। ये आपका टेस्ट का जो है 21वां सेट है, 21वां सेट। राइट आंसर बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? 1:1 के अनुपात में कौन आएगा? तो भैया 1:1 के अनुपात में आपका ये वाला आएगा, ऑप्शन डी। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ कराएंगे तो हमें जो एक कहें कि जो अनुपात मिलेगा वो 1:1 का मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक है मॉर्गन, बैटसन, मेंडल या कार्ल कोरेंस? प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक कौन है? प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक कौन है?
प्रयोगात्मक अनुवांशिकीय जनक कौन है भैया? तो प्रयोगात्मक जो अनुवांशिकीय जनक है वो है आपके बच्चों कौन? मॉर्गन। प्रयोगात्मक अनुवांशिकीय जनक कौन कहे जाते हैं आपके? मॉर्गन कहे जाते हैं। प्रयोगात्मक अनुवांशिकीय जनक कौन है आपके? मॉर्गन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 13, उत्परिवर्तन ज्यादातर होते हैं अप्रभावी, प्रभावी, हानिकारक, ए व सी दोनों। उत्परिवर्तन ज्यादातर कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं या फिर कहें प्रभावी होते हैं, अप्रभावी होते हैं, ए व सी दोनों होते हैं। तो भैया जो उत्परिवर्तन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? ए और सी, अप्रभावी भी होते हैं और आपके हानिकारक। उत्परिवर्तन जो अचानक होने वाले परिवर्तन हैं वे कैसे होते हैं? आपके हानिकारक भी होते हैं और अप्रभावी। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 14, हुगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन से संबंधित प्रयोग किए। एल्थिया, रोजिया, पाइसम सैटाइवम, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर या ओएनोथेरा लेमार्कियाना। बताइए मेंडल ने किस पर, सॉरी आपके जो हुगो डी ब्रीज ने उत्तर परिवर्तन से संबंधित प्रयोग किए थे, किस पर किए थे भाई? राइट आंसर बताइए यहां पर, ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर लिखिए जल्दी से। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहां पर सही उत्तर? हुगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन से संबंधित जो प्रयोग किए थे बच्चों ना, वो किस पे किए थे आपके? ओएनोथेरा लेमार्कियाना, ओएनोथेरा लेमार्कियाना पे किए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी आयनकारी विकिरण नहीं है? एक्स रे, यूवी रे, गामा रे, अल्फा रे। आयनकारी या फिर कहें गैर आयनकारी जो है आपके, एक है कि आपके विकिरण है, या फिर कहें आयनकारी विकिरण नहीं है या गैर आयनकारी विकिरण है। बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी 15 का। तो राइट आंसर बात करें बच्चों, तो जो यूवी रे होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रे होती है, वो कैसी होती है? अनआयनकारी होती है, मतलब जो आयनकारी नहीं है। कौन सी? यूवी रेज आयनकारी नहीं होती। कौन सी नहीं होती आयनकारी? आपकी यूवी रेज। ठीक, यूवी रेज ही कैसी नहीं होती? आपकी आयनकारी नहीं होती। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां स्थित है? नई दिल्ली में, करनाल में, लुधियाना में या कानपुर में? बताइए आपका जो है भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां पर है? भारत में गेहूं का जीन बैंक, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां है? तो भैया करनाल के अंदर है। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां पर है? करनाल के अंदर है। कहां पर है बच्चों? करनाल के अंदर है। ठीक, भारत में जीन बैंक कहां पर है? करनाल के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न है, सत्रहवां प्रश्न है आपका, अलैंगिक प्रजनन संबंधित है स्वनिषेचन से, पर निषेचन से? ऑप्शन सी देखते हैं यहां पर, ऑप्शन सी असंग जनन से। ऑप्शन सी लिखिए, असंग जनन से। ऑप्शन डी है यहां पर आपका जो है संग जनन से, संग जनन।
बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपका जो अलैंगिक प्रजनन है उसका संबंध किससे है, तो भैया अलैंगिक प्रजनन तो किसमें होता है, एपोमिक्सिस में होता है, असंग जनन में होता है। ठीक है, तो एपोमिक्सिस में क्या देखने को मिलता है हमें, असंग जनन में हमें क्या मिलने को मिलता है, देखने को मिलता है आपका अलैंगिक, या फिर कहें अलैंगिक जो है आपका जो निषेचन है या फिर कहें प्रजनन है वो देखने को मिलता है, अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है, अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। ठीक, किसमें, आपका असंग जनन से, असंग जनन से सॉरी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न है, लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, नेचुरल ब्रीडिंग या इनमें से कोई नहीं। लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का क्या है, तो भैया लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का इन ब्रीडिंग है, स्वपरागण है। क्या है, स्वपरागण है, इन ब्रीडिंग है। अब क्या करूं, हिंदी में लाना पड़ता है ना। इन ब्रीडिंग राइट आंसर हो जाता है। लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का क्या है, इन ब्रीडिंग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो कहलाता है, तो कहलाता है बैक क्रॉस, ट्रिपल क्रॉसिंग, क्रिस क्रॉसिंग या डबल क्रॉसिंग, क्या कहलाता है भाई। जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती, जब दो प्रजातियों अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रिपल क्रॉसिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम ट्रिपल क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, ट्रिपल क्रॉसिंग। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी अवस्था होने पर परागण होता है, नीचे दिए गए कूट में से सही क्रम का चयन कीजिए। पर परागण होता है, क्या होता है, पर परागण। उभयलिंगाश्रयी है, निमिलित परागण है, स्त्री पूर्वता है, पुम पूर्वता है। तो बताइए आपका जो है सही अवस्था क्या होगी आपके जो है पर परागण के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में लिखूं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट सेशन में से मैं कोशिश करूंगा। बताइए राइट आंसर, उभयलिंगा श्री, बाइसेक्सुअलिटी, निमिलित परागण या फिर कहें स्त्री पूर्वता या पुम पूर्वता। देखो स्त्री पूर्वता है, पुम पूर्वता है तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, यहां पर आपका निमीलन परागण है तो भी आपका क्या होगा, आपका पर परागण होगा। उभयलिंगी मतलब एक ही फ्लावर में आपका मेल फीमेल है तो आपका क्या होगा, स्वपरागण होगा ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, 2 3 4, 2 3 4, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक, 2 3 4, 2 3 4। बच्चों एक आंसर बताना आप लोग, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस चीज से की जाती है, ट्यूबवेल से की जाती है, ट्यूबवेल को हम नलकूप कहते हैं, कुओं से की जाती है, नहरों से की जाती है, कैनाल से की जाती है। ये कमेंट में जरूर लिखना। ठीक, कमेंट में जरूर लिखना, जल्दी से बताओ भारत में सिंचाई ज्यादातर किस चीज से की जाती है। जिससे ज्यादातर बच्चे सहमत होंगे ना मैं वही आंसर मान लूंगा। ठीक है, बताओ जल्दी से लिख दो, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से की जाती है। एक कल के सेट पेपर का क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कंफ्यूज करने का काम कर रहे थे। ट्यूबवेल, देखो मनप्रीत जी का आंसर आ गया ट्यूबवेल। और बच्चे लिखो, मनीष मौर्य ने लिख दिया ट्यूबवेल, नलकूप से रूपेश अवस्थी, अरविंद राज नलकूप से, आशीष कुमार ट्यूबवेल से, संजय सोनकर ट्यूबवेल से। कल एक कोई मौर्य था, आकाश मौर्य करके, पता नहीं कौन था। ठीक है, कल वो मतलब कि जिद पकड़ के बैठ गया कि आपका नहर से होता है, नहर से होता है, नहर से होता है ना। जिद पकड़ के बैठ गया, बिल्कुल से कमेंट पे कमेंट किए जा रहा है ना। तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों से करवाया है ना, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि ज्यादातर लोग ट्यूबवेल के साथ सहमत है कि नहीं,
है ना। कल के सेट पेपर में था ट्यूबवेल, ठीक, ट्यूबवेल राइट आंसर था, ठीक। लेकिन वो बंदा कंटिन्यूअसली मुझे कमेंट करता जा रहा है, कमेंट कर रहा है कि सर गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा पढ़ा रहे हो, ठीक, वैसा पढ़ा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब सभी लोग नलकूप से सहमत हैं तो मैं कहां से यार हो सकता हूं, है ना। मैंने तो आंसर दिया था नलकूप, है ना। अगला क्वेश्चन, किस फसल को उभय द्विगुणित जाना जाता है? मक्का, चावल, गेहूं या मटर को किसे उभय द्विगुणित माना जाता है? उभय द्विगुणित, राइट आंसर बताइए। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर यहां पर? देखो बुक्स पे भरोसा नहीं करो, जो ऑथेंटिक है वो तो है, ठीक। नलकूप सही है यहां पर, ठीक। राइट आंसर बताइए यहां पर 21 का। तो जो आपका उभय द्विगुणित जाना जाता है वो है आपका गेहूं। गेहूं कैसा होता है? उभय द्विगुणित होता है, ठीक। उभय द्विगुणित कौन सा होता है? आपका गेहूं होता है यहां पर, ठीक। क्या होता है? वीट होता हो जाता है, गेहूं हो जाता है। नहीं भाई, नहर नहीं है भारत में, भारत में ट्यूबवेल है, ठीक है। उभय द्विगुणित जो है गेहूं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है? प्रेरित उत्परिवर्तन का फसल सुधार में प्रयोग क्या कहलाता है? बहुगुणिता प्रजनन, उत्परिवर्तन प्रजनन, संकरोच प्रजनन या मॉलिक्यूलर प्रजनन, क्या कहलाता है? राइट आंसर लिखिए यहां पर, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जो लोग ट्यूबवेल मान के चल रहे हो ना, वो पक्का जाएंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि ट्यूबवेल तो सही आंसर नहीं होने वाला वहां पर, ठीक है। ट्यूबवेल सही आंसर नहीं होने वाला, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर करिएगा, वरना पता चले कि आपका एक नंबर चला जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर लिखिए जल्दी से। प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग क्या कहलाता है? तो भैया वो क्या कहलाता है? आपका उत्परिवर्तन प्रजनन। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर, उत्परिवर्तन प्रजनन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, संकर प्रजाति विकसित करने के में नरबंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। संकर प्रजाति विकसित करने में नरबंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। संकर प्रजाति विकसित करने में नरबंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। नरबंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। आर लाइन, वी लाइन, ऑप्शन ए है आर लाइन, ऑप्शन बी है बी लाइन, ऑप्शन सी है आपकी सी लाइन और ऑप्शन डी है आपका ए लाइन। कौन नरबंधता को संदर्भित करता है? ए लाइन, बी लाइन, कौन सी? राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित संकर प्रजाति विकसित करने में नरबंधता लाइन को कौन प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करता है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए लाइन। ए लाइन नरबंधता को बताता है। जो बच्चे हमारा कांटेक्ट जानना चाहते हैं, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 7880497104, ठीक है। जिसको प्रिंटेड नोट्स या कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है या किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है, कोई आपको डाउट, बहुत से बच्चों के व्हाट्सएप पर डाउट के कमेंट आते हैं, मैं आंसर करता हूँ, ठीक है। तो डाउट भी आप पूछ सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डाउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24,
संकर ओज का दोहन किसके रूप में होता है? संकर ओज का दोहन किसके रूप में? संश्लेष किस्मों के रूप में, मिश्र किस्मों के रूप में, संकर किस्मों के रूप में या बहुरेखित किस्म के रूप में? तो भैया जो संकर ओज का दोहन है ना, वो संकर किस्मों के रूप में होता है। संकर ओज का दोहन किसके रूप में होता है? संकर ओज का जो दोहन होता है वो किससे होता है? संकर किस्मों से होता है। किससे? संकर किस्मों से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मक्के की अंतःप्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करते हैं। स्वपरागण, परपरागण, कली परागण, सहोदर परागण। मक्के की अंतःप्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए निम्न क्रिया का पालन करते हैं। किस क्रिया का पालन करते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है सहोदर परागण कराते हैं। कौन सा परागण कराते हैं? सहोदर परागण। कौन सा परागण कराते हैं? यहाँ पर सहोदर परागण कराएंगे। मक्के की अंतःप्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करेंगे तो सहोदर परागण कराएंगे। ठीक है, कौन सा है? सहोदर परागण। अगला क्वेश्चन, अधिकतम संकर ओज किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? एकल संकरण, द्विसंकरण, त्रिस्तरीय संकरण या शीर्ष संकरण द्वारा? किसके द्वारा अधिकतम संकरण प्रदर्शित किया जाता है? किसके द्वारा अधिकतम संकरण प्रदर्शित किया जाता है? तो यहां पर बात करें राइट आंसर की तो एकल संकरण। एकल संकरण जो है अधिक संकर ओज प्रदर्शित करता है। क्या करता है? अधिक संकर ओज प्रदर्शित करता है। कौन? आपका एकल संकरण। ठीक, एकल संकरण। अगला क्वेश्चन, संकर किस्में प्रथम बार निम्न में से किस फसल में विकसित हुई थी? ज्वार में, मक्का, प्याज या अरंडी में? बेसिकली देखो जो हिंदी है ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की ही हिंदी है। प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन की हिंदी है। सहोदर का मतलब होता है समान माता पिता। सिबलिंग भी कहते हैं, है ना? सिबलिंग मेटिंग या सिब मेटिंग भी कह सकते हैं इसे, है ना? सहोदर को क्या कह सकते हैं हम? सहोदर को हम क्या कह सकते हैं? आपका सिब पॉलिनेशन। सिब पॉलिनेशन भी बोलते हैं, सिब पॉलिनेशन। ठीक है, अब तो ठीक है, सिब पॉलिनेशन बोलते हैं इसे, सिब पॉलिनेशन। ठीक है, सहोदर को क्या बोलते हैं? सिप पॉलिनेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकर किस्में प्रथम बार निम्न में से किस फसल में विकसित की गई थी? तो भैया जो विकसित की गई थी संकर किस्में, वो विकसित की गई थी मक्का के अंदर। किसके अंदर? मक्का के अंदर प्रथम बार जो है संकर किस्में डेवलप की। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी मेज आ जाता है। कुछ लोगों ने तो मक्का भी जो है लगा दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस फसल में अंतः प्रजनन ह्रास अधिकतम होता है? ज्वार, अल्फा अल्फा, बाजरा या सूरजमुखी? या फिर कहें इनब्रीडिंग डिप्रेशन सर्वाधिक होता है? किस फसल में इनब्रीडिंग डिप्रेशन सर्वाधिक होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? 28। तो भैया राइट आंसर यहाँ पर अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा में अंतः प्रजनन ह्रास या फिर कहें ह्रास या फिर कह सकते हैं आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन सर्वाधिक होता है। किसमें? आपका जो है अल्फा अल्फा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, ज्वार में प्रायः किस प्रकार के संकर प्रजाति उपलब्ध है? एकल संकरण वाली, द्विसंकरण वाली, त्रिस्तरीय संकरण वाली या शीर्ष संकरण वाली? ज्वार में प्रायः किस प्रकार की संकर प्रजाति उपलब्ध है? राइट आंसर बताइए यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर बताइए 29 का। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होता है एकल संकरण। ज्वार में प्रायः किस प्रकार के संकर उपलब्ध है? आपके एकल संकरण उपलब्ध है ज्वार में। कौन सी संकरण उपलब्ध है? एकल संकरण। अरे भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, केवल 43-44 लोग नहीं चाहिए, 70+ लोग होने चाहिए आज की क्लास में, 70+ या फिर कहें 100+।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया जॉन ने, मेंडल, जॉनसन या स्वामीनाथन ने? शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अब थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, है ना। तो भैया जो शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत है ये किसने दिया था? आपका जो है जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने। शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? जॉनसन ने। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 31वां प्रश्न है, पराग संवर्धन का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है? बहुगुणिता पादव, अगुणित पादव, संकर पादव या द्विगुणित पादव? क्या प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है पराग संवर्धन का प्रयोग? राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया अगुणित पादव प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आपका जो पराग संवर्धन का उपयोग किस लिए किया जाता है? अगुणित जो है पादप प्राप्त या फिर अगुणित पौधों को प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 32वां प्रश्न है, किसी जीव की समयुग्मजता और विषमयुग्मजता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? बैक क्रॉस, स्वनिषेचन, टेस्ट क्रॉस या उपयुक्त सभी? समयुग्मजता व विषमयुग्मजता किसके द्वारा जो है दिखाया या फिर कहीं आपका निर्धारित किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर टेस्ट क्रॉस द्वारा। किसके द्वारा? समयुग्मजता या विषम? आपका समयुग्जी है, विषमयुग्जी है, किससे कैसे पता चलेगा? आप टेस्ट करोगे ना, टेस्ट क्रॉस करोगे ना, तो राइट आंसर यहाँ पर टेस्ट क्रॉस हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, टेस्ट क्रॉस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 33वां प्रश्न है, जब एक जीन का एलील दूसरे जीन के दृश्य आउटपुट या फिनोटाइप को छुपाता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जब एक जीन का एलील दूसरे जीन के 10 आउटपुट या फिनोटाइप को छुपाता है तो उसे क्या कहा जाता है? एलीलोमार्फ, टाटोमेरिज्म, एपिस्टेसिस या फिर कहे एलीलोपैथी? राइट आंसर बताइए यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी। 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर कहेंगे उसे एपिस्टेसिस। जब हम लक्षणों को या फिर कहे दृश्य जो आपके लक्षण है उनको छुपा देते या फिर कहे आपके जो फिनोटाइप है उसको छुपा देते, उसे हम क्या कहते हैं? आपका एपिस्टेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिस्टेसिस। अगला क्वेश्चन, एलील हैं जीन के वैकल्पिक रूप, लिंक्ड जीन, गुणसूत्र जो संकरित हो सक गए हैं या समजाति गुणसूत्र? बताइए एलील क्या होते हैं? एलील्स क्या होते हैं? एलील्स क्या होते हैं? राइट आंसर बताइए यहाँ पर, एपिस्टासिस होगा राइट आंसर। वहां एलील क्या है? आपके जीन के वैकल्पिक रूप है। जीन के वैकल्पिक रूपों को एलील कहा जाता है। जीन के वैकल्पिक रूपों को हम क्या कहते हैं? आपका जो है एलील कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 35, निम्न पद में से एक पौधे के के परागकोश से दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक परागकण के स्थानांतरण को वर्णन किया जाता है। एक पौधे के पराग पुष्प के परागकोश से, यहां पर से होगा, परागकोश से दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक परागकण के स्थानांतरण का वर्णन किया जाता है जीनोगैमी द्वारा, गिटेनोगैमी द्वारा, ऑटोगैमी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताइए यहां पर, ए, बी, सी या फिर डी। 35 का क्या होगा? 35 का क्या होगा? तो उसे हम क्या कहेंगे? गिटेनोगैमी। एक जो आपका मतलब एक पादप में से एक पौधे के पुष्प के परागकोश का दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक परागकण के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? गिटेनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिटेनोगैमी। ठीक, क्या कहते हैं? गिटेनोगैमी। ठीक। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र, यहाँ पर एक पौधे के
पुष्प के परागकोश से दूसरे पौधे के फूल हुए, तो उसे हम गिटेनोगेमी नहीं कहेंगे, उसे हम गिटेनोगेमी नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे, एलोगेमी कहेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। गिटेनोगेमी में तो क्या होता है कि सेम प्लांट रहता है ना, गिटेनोगेमी, हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, एलोगेमी होगा, क्योंकि जब हम जो है यहाँ पर एलोगेमी का मतलब होता है आपका पर परागण, एलोगेमी का मतलब क्या होता है, पर परागण, है ना, एलोगेमी का मतलब क्या होगा, पर परागण होगा, ठीक। तो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये कह रहा है निम्न पादप में से एक पौधे के पुष्प के परागकोश दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तो उसे हम एलोगेमी कहेंगे, ठीक है। यहां पर हम इतनी लाइन काट दें 35 में, एक पौधे के पुष्प के परागकोश से दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक परागकण के स्थानांतरण का वर्णन किया जाता है आपका एलोगेमी के रूप। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, है ना, पर परागण होगा ना एलोगेमी, क्योंकि दूसरे पौधे पर जा रहा है ना। गिटेनोगेमी में आपका सेम प्लांट रहता है, गिटेनोगेमी में सेम प्लांट रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, 36वां प्रश्न है, बाजरा का पौधा है, बाजरा का पौधा है आपका जो है उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट, लिंगाश्रयी मोनोइसियस या एक लिंगाश्रयी डायोसियस, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाजरे का पौधा कैसा है, बाजरे का पौधा कैसा है, बताइए राइट आंसर। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाता है, उस क्वेश्चन को हम अभी छोड़कर चलते हैं, ठीक है, उसको मैं बाद में क्लियर कर दूँ क्योंकि थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है उसमें, तो उसे मैं बाद में क्लियर करूंगा, ठीक। कैसा होता है बाजरे का पौधा, जो बाजरे का पौधा होता है वो उभयलिंगी होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाजरे का पौधा कैसा है आपका, उभयलिंगी है, ठीक, हर्माफ्रोडाइट है। अगला क्वेश्चन, बाजरे में पर परागण होता है पुंपूर्णता के कारण, स्त्री पूर्णता के कारण, क्लिस्टोगेमी के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। बाजरे में पर परागण किस कारण से होता है, तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन बी, स्त्री पूर्वता के कारण जो है आपका क्या होता है, बाजरे में पर परागण होता है स्त्री पूर्वता के कारण, ठीक, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, जनकों के विशिष्ट समायोजन क्षमता, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी होनी चाहिए शुद्ध वंशक्रम विकास में, स्त्री पूर्वता के कारण, मिश्रित प्रजाति विकास में या संकर प्रजाति के विकास में। आपके जनकों के विशिष्ट समायोजन क्षमता, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन एबिलिटी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए संकर प्रजाति विकास में। किसके लिए, आपके जो एक है कि हाइब्रिड वेराइटी के उत्पादन में, हाइब्रिड या फिर संकर प्रजाति के विकास में, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, मल्टी लाइनों का विकास जिन बीजों का बराबर मात्रा में मिलाकर किया जाता है, अनुवांशिक समान लाइन, संश्लिष्ट प्रजाति विकास, समजीनी लाइन या संश्लिष्ट लाइन, क्या कहेंगे। मल्टी लाइनों का विकास जिन बीजों का बराबर मात्रा में मिलाकर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बच्चों कहते हैं अनुवांशिकता समान लाइन। मल्टी लाइनों का विकास जिन बीजों का बराबर मिलाकर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका अनुवांशिकता समान लाइन, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40,
क्वेश्चन नंबर 40, जीन का पृथक्करण होता है, जीन का पृथक्करण होता है किसी भी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी के युग्मक बनने में, या F3 पीढ़ी में। राइट आंसर बताइए यहां पर A, B, C या फिर D। जीन का पृथक्करण कहां पर होता है? जीन का पृथक्करण होता है F1 पीढ़ी के युग्मक बनने में। जब F1 पीढ़ी के युग्मक बनते हैं तो उसमें आपका जीन का पृथक्करण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, R लाइन में होता है। 41 है, R लाइन में होता है, R लाइन में होता है, R लाइन में होता है, R लाइन में जेनेटिक नरबंधता R लाइन में होता है। ऑप्शन में आपको दिखा देने जा रहा हूं, ठीक है। R लाइन में क्या होता है? ऑप्शन ए है जेनेटिक नरबंधता, ऑप्शन बी है फर्टिलिटी रिस्टोरिंग जीन, फर्टिलिटी रिस्टोरिंग जीन, इन्हीं दो ऑप्शन से आप आंसर बता दो। आगे के ऑप्शन पर बढ़ने से पहले इन्हीं दो आंसर से आप आंसर कर दीजिए। हाँ, सारे जेनेटिक्स और आपके प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, आर लाइन में क्या होता है? फर्टिलिटी रिस्टोरिंग जीन होता है। फर्टिलिटी रिस्टोर या फिर कहें आपका जो ये कह सकते हैं उर्वरता को रिस्टोर या फिर कहें द्वारा से लाने वाला जीन होता है, किसमें? आपका जो है आर लाइन में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, 42वां प्रश्न है, कपास में निम्न में से किस प्रकार का परागण पाया जाता है? प्राय पर परागण, स्वपरागण, इनमें से कोई नहीं। कपास में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? राइट आंसर बताइए यहां पर A, B, C या फिर D। जेनेटिक क्वेश्चन है, ठीक है, बट हिंदी है। अरे कोई नहीं यार, हिंदी इंग्लिश सब चलता है ना? हिंदी इंग्लिश दोनों। इंग्लिश में जल्दी ही लाएंगे आपके सेट पेपर, है ना, टेंशन नहीं लेनी है। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर होता है प्राय परागण। ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेशन होता है कपास में। क्या होता है? प्राय पर परागण या ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेशन। अगला क्वेश्चन, संकर ओज शब्द दिया था सल ने, मेंडल ने, जॉनसन ने या खुराना ने? संकर ओज शब्द किसने दिया था? संकर ओज शब्द किसने दिया था? राइट आंसर बताइए यहां पर A, B, C या फिर D। क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर क्या होगा यहां पर? A, B, C या फिर D। राइट आंसर बताइए। संकरोज किसने दिया था? आपका जो है सल ने। किसने दिया था संकरोज? सल ने दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, जीनोटाइप, फिनोटाइप एवं जीन शब्द किसके द्वारा दिए गए? बैटसन ने, मुलर ने, डार्विन ने या जॉनसन ने? किसने दिए? जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन शब्द किसने दिए थे? तो भैया ये दिए थे आपके, किसने? आपके जॉनसन ने। जीनोटाइप, फिनोटाइप शब्द किसने दिए थे? जॉनसन ने दिए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हेट्रोबैल्टियोसिस में
F1 का हटना नापा जाता है? मध्य पित्र से, न्यून पित्र से, बेहतर पित्र से या श्रेष्ठ पित्र से? देखो आपका जो हेट्रोबैल्टियोसिस है, आपका नॉर्मली हेट्रोसिस में तो नॉर्मल से पेरेंट्स रहते हैं, मतलब कि सामान्य पेरेंट, लेकिन जो आपका हेट्रोबैल्टियोसिस है इसमें हमेशा श्रेष्ठ पेरेंट या फिर कहें अच्छे गुणों वाले जो है माता पिता लिए जाते हैं। किसमें? आपके हेट्रोबैल्टियोसिस में। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, बेहतर पित्र से, मतलब सबसे अच्छे या फिर कहें बेहतर पित्र से का क्रॉस कराना क्या कहना है? हेट्रोबैल्टियोसिस में F1 का हटना नापा जाता है बेहतर पित्र से, मतलब कौन सा बेहतर है। अगला क्वेश्चन, नर अभिषेक जनन या एंड्रोजेनेसिस से उत्पन्न होते द्विगुणित पौधे, चतुर्गुणित पौधे, अगुणित पौधे या कोई नहीं? नर अभिषेक जनन से कौन से पौधे उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर बताइए यहां पर 46 का क्या होगा? तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाता है बच्चों वो हो जाता है अगुणित पौधे। नर अभिषेक जनन या एंड्रोजेनेसिस से उत्पन्न क्या होंगे? अगुणित पौधे जो है उत्पन्न होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 प्रश्न है, पौधों की क्षमता जिसके द्वारा कोशिका से पूर्ण पौधा विकसित होता है क्या कहलाता है? समसूत्रण, पूर्ण सख्तता या टोटीपोटेंसी, रूपांतरण या कोई नहीं? बताइए आंसर। पौधों की क्षमता जिसके द्वारा कोशिका में से पूर्ण पौधा विकसित होता है वो क्या कहलाता है? तो भैया वो कहलाता है आपका पूर्ण सख्तता या फिर कहें टोटीपोटेंसी कहलाता है। टोटीपोटेंसी, पौधे की क्षमता जिसके द्वारा कोशिका से पूर्ण पौधा विकसित होता है उसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, एक क्लोन की संतति हमेशा होती है विषमयुगी, समयुगी, विषमांगी, उपरोक्त सभी? एक क्लोन की संतति हमेशा कैसी होती है? राइट आंसर बताइए यहां पर। एक क्लोन की संतति हमेशा कैसी होती है? 48 का राइट आंसर बताइए यहां पर, ए, बी, सी या फिर डी? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है विषमयुगी। एक क्लोन की संतति हमेशा कैसी होती है? विषमयुगी होती हैं, अलग अलग लक्षणों वाली होती है, विषमयुगी होते हैं, समान नहीं होते, विषमयुगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी एवं स्मॉल ए, स्मॉल बी के बीच संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी एवं स्मॉल ए, कैपिटल बी का अनुपात होगा तो कितना होगा? 3:1, 1:1, 1:2, 2:1, 9:7? क्या होगा अनुपात? राइट आंसर बताइए यहां पर 49 का। तो राइट आंसर यहां पर हो जाता है 1:2:1। क्या अनुपात होगा? 1:2:1। विक्रम एक संकुल किस्म है, विक्रम एक संकुल किस्म या मिश्रित किस्म है कपास की, ज्वार, मक्का या बाजरा की? विक्रम एक संकुल किस्म है तो भैया मक्का की है। विक्रम किसकी संकुल किस्म है? आपकी मक्का की है। ठीक, मक्का की है। विक्रम एक संकुल किस्म किसकी है? मक्का की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तक कल्चर के लिए मध्यम का पीएच क्या होता है? उत्तक कल्चर या टिश्यू कल्चर के लिए माध्यम जो हम प्रयोग में लेते हैं उसका पीएच क्या होता है? 5 से 6, 4 से 6, 7 से 8, 8 से 10? क्या होता है पीएच उत्तक कल्चर का? उत्तक कल्चर का जो पीएच रहता है बच्चों 5 से 6 रहता है। कितना रहता है? 5 से 6। अगला क्वेश्चन, पादप पुनरुत्पादन किससे प्रभावित होता है? ऑक्सिन से, साइटोकाइनिन से, ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन के अनुपात से, इनमें से कोई नहीं? पादप पुनरुत्पादन किससे प्रभावित होता है? पादप पुनरुत्पादन किससे प्रभावित होता है? तो भैया ये आपका ऑक्सिन से भी प्रभावित होता है और साइटोकाइनिन के अनुपात से, ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन के अनुपात से आपका पादप पुनरुत्पादन क्या होता है? प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, उद्गम केंद्रों की धारणा का प्रस्ताव सर्वप्रथम दिया था? बेबीलॉब ने, बिल मोरिन ने, कूपर ने या नाइट ने? उद्गम केंद्रों की अवधारणा का जो अवधारणा है वो किसने दिया था? राइट आंसर बताइए यहां पर।
53 का। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा बेबीलोव ने। उद्गम केंद्रों की धारणा का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था? बेबीलोव ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 है। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में एक नर बीजाणु का निषेचन निम्न के साथ होता है, मादा बीजाणु के साथ, एक द्वितीय केंद्रक के साथ, दो द्वितीय केंद्रक से उपरोक्त में से कोई नहीं। ट्रिपल फ्यूजन में एक नर बीजाणु का निषेचन निम्न में किसके साथ होता है? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर दो द्वितीय केंद्रक के साथ। यहाँ पर दो द्वितीय केंद्रक होंगे, उनके साथ क्या होगा? फ्यूजन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 55वां प्रश्न, सबसे ज्यादा समानता होती है, सबसे ज्यादा समानता होती है एकल संकरण में, द्विसंकरण में, त्रिसंकरण में, बहुसंकरण में, सबसे ज्यादा समानता होती है। क्वेश्चन क्या है? सबसे ज्यादा समानता होती है, सबसे ज्यादा ज्यादा समानता होती है किस में होती है? बताइए आंसर। एकल संकरण में, द्विसंकरण में, त्रिसंकरण में, बहुसंकरण में सबसे ज्यादा समानता किस में होती है? राइट आंसर बताइए यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पर राइट आंसर है एकल संकरण में सबसे ज्यादा आपका जो है समानता होगी। द्विसंकर कराओगे तो और विषमानता हो जाएगी, या फिर कहें आपका जो है विषमानता हो जाएगी, है ना, असमानता हो जाएगी। त्रिसंकरण में और हो जाएगी असमानता, बहुसंकरण में तो फिर बात ही अलग है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है। फिनोटाइप लक्षण प्रारूप के आधार पर पौधों का चयन कौन से प्रजनन विधि में किया जाता है? समूह चयन में, शुद्ध रेखा चयन में, क्लोन चयन या ए और बी दोनों में? तो भैया जब हम लक्षण प्रारूप के आधार पर चयन करते हैं तो आपका मास सिलेक्शन या समूह चयन कहलाता है। क्या कहलाता है? मास सिलेक्शन या समूह चयन कहलाता है, जब हम जो है लक्षणों के आधार पर पौधों का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है। अनुवांशिक पदार्थ का सबसे छोटा खंड जो उत्परिवर्तन से प्रभावित होता है, रिकॉन, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन या एक्सॉन? अनुवांशिक पदार्थ का सबसे छोटा, अनुवांशिक पदार्थ सबसे छोटा खंड जो उत्परिवर्तन से प्रभावित होता है वह कौन सा है? बताइए राइट आंसर। तो भैया वह है म्यूटॉन। कौन? म्यूटॉन। सबसे छोटा खंड है जो उत्परिवर्तन से प्रभावित होता है वो है आपका म्यूटॉन। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 58 है, जस्ट 58, बीज रहित तरबूज है, बीज रहित तरबूज है, द्विगुणित, टेट्राप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, इनमें से कोई नहीं। बीज रहित जो आपका तरबूज होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है बीज रहित तरबूज? कैसा होता है? तो भैया वो होता है ट्रिप्लॉइड होता है। बीज रहित जो तरबूज होता है वो कैसा होता है? आपका ट्रिप्लॉइड होता है। बीज रहित जो आपका तरबूज होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। ये फालतू की बकवास जो करने लगे हो, ठीक है, यहां पर ध्यान दो, आंसर करो यार, है ना। अगर ये जो नहीं मान रहा है उसे जबरदस्ती क्यों मना रहे हो कि भाई नाम बदल लो? उसकी जो इच्छा है उसे रखने दो, है ना। क्या करना है अपन को? अपन यहाँ पर पढ़ने आए हैं। मैं कमेंट बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य कारकों की वंशागति द्वारा होती है, मादा जनक द्वारा, मादा और नर जनक द्वारा, नर जनक या फिर कहें इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा होती है? कोशिका द्रव्य कारकों की वंशागति किसके द्वारा होती है? राइट आंसर बताइए यहाँ पर 59 का। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है मादा जनक। कोशिका द्रव्य कारकों की वंशागति या फिर कहें आपका जो है ये कहें कि जो फीमेल पार्ट होता है उसमें केवल आपका कोशिका या फिर कहें साइटोप्लाज्मिक आपके फैक्टर द्वारा क्या होती है? वंशागति किसमें? आपके मादा जनकों में। अगला क्वेश्चन, केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, गोल्जी बॉडी या राइबोसोम में? केंद्रक के अलावा आपका जो डीएनए वो कहां पर पाया जाता है? केंद्रक के अलावा डीएनए कहां पर पाया जाता है? तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक के अलावा डीएनए कहां पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या सुधार पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा चयन होता है? समूह चयन, शुद्ध रेखा चयन या फिर कहें आपका ऑप्शन सी
ऑप्शन सी क्लोन चेन, क्लोन चेन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आवर्तक चयन, आवर्तक चयन। राइट आंसर बताइए यहां पर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा यहां पर, ए बी सी या फिर डी। 61। तो आपका जनसंख्या सुधार जो पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा चयन किया जाता है, आपका आवर्तक चयन किया जाता है। कौन सा चयन किया जाता है, रिकरेंट सिलेक्शन या फिर कहें आवर्तक चयन किया जाता है। जनसंख्या सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, आवर्तक चयन या रिकरेंट सिलेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यहां पर जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आवर्तक चयन। अगला क्वेश्चन, डुअल टॉप क्रॉस संकर है, डुअल टॉप क्रॉस संकर है, ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू इंटू सी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर यहां पर, ए बी सी या फिर डी। 62। तो यहां पर बच्चों 62 की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन सी ए बी इंटू सी, यहां पर क्या हो जाएगा, डुअल टॉप क्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल टॉप क्रॉस हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, अमरूद की किस्म लखनऊ 49 प्रजनन के कौन सी विधि से विकसित की गई, शुद्ध रेखा चयन द्वारा, संकरण, क्लोन चयन या बैक क्रॉस विधि द्वारा। अमरूद की किस्म लखनऊ 49 L49 किस कौन सी विधि से विकसित की गई है, बताइए राइट आंसर यहां पर। तो भैया वो विकसित क्लोन चयन द्वारा, जो लखनऊ 49 है यह क्लोन चयन द्वारा विकसित की गई, किसके द्वारा, क्लोन चयन द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, 64वां प्रश्न, मिर्च व बैंगन में पर परागण का क्या कारण है, नरबंधता, प्रोटोएंड्री, डाइकोगैमी या प्रोटोगायनी या स्व असंगतता। मिर्च व बैंगन में पर परागण का क्या कारण है, पर परागण होने का क्या कारण है। तो भैया पर परागण होने का कारण है यहाँ पर डाइकोगैमी या प्रोटोगायनी, डाइकोगैमी या प्रोटोगायनी, किसमें, मिर्च में पर परागण का कारण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती, समसूत्री में, अर्धसूत्री में, फर्स्ट में, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में, उपरोक्त सभी में। किस कोशिका विभाजन में आपके जो गुण एक है सॉरी आपका जो है गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी रह जाती है, बताइए आंसर क्या होगा। तो भैया आधी किसमें रह जाती है, अर्धसूत्री विभाजन फेस 1 में, अर्धसूत्री विभाजन फेस 1 में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी। इसके बाद आपका पार्ट 2 है, भाग 2 है कंप्यूटर, भाग 2 को हम देखेंगे। भाग 2 में देखिए, एक सिस्टम होता है जिसे किसी निजी नेटवर्क तक अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है, वेब पेज, पैकेट, फायरवॉल या सर्वर। राइट आंसर बताइए यहां पर क्या होगा 66 का। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है फायरवॉल। क्या डिजाइन किया जाता है, फायरवॉल डिजाइन किया जाता है किसी निजी कंप्यूटर को जो है अनधिकृत एक्सेस को, नेटवर्क तक जो है अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फायरवॉल का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी की व्यक्तिगत जानकारी को उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करने के कार्य को क्या कहा जाता है। किसी व्यक्ति की जानकारी को उसके अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करने को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑप्शन ए है, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑप्शन बी है आपका फिशिंग, ऑप्शन सी है आपका इंटरनेट समय की चोरी, समय की चोरी, इंटरनेट समय की चोरी। ऑप्शन डी है साइबर मानहानि।
साइबर मानहानि। राइट आंसर बताइए यहां पर क्या होगा। किसी भी व्यक्ति की जानकारी को उसकी अनुमति के बिना जो है गलत तरीके से प्राप्त करने को क्या कहा जाता है। राइट आंसर बताइए। 67 क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है उसे कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। किसी की जानकारी आप बिना उसकी जानकारी के चुरा रहे हो ना, तो उसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी थेफ्ट। अगला क्वेश्चन, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आइडेंटिटी थेफ्ट। अगला क्वेश्चन 68 है। निम्न में से कौन सा वीपीएन का प्रकार है? साइट टू साइट वीपीएन, क्लाइंट टू सर्वर वीपीएन, नोड वीपीएन, एसएसएल वीपीएन। कौन सा प्रकार है आपका वीपीएन का? निम्न में से कौन सा वीपीएन का प्रकार है? फिशिंग नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, है ना। कौन सा वीपीएन का प्रकार है भाई? तो भैया यहाँ पर वीपीएन का जो प्रकार है नोड वीपीएन जो है आपका वीपीएन का प्रकार है। किसका? नोड वीपीएन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है। दिया हुआ है फिशिंग के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? यह एक प्रकार का साइबर सुरक्षा हमला है जो उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और अन्य जैसे संवेदनशील डेटा प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह आमतौर पर ईमेल्स, स्पूफिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग द्वारा किया जाता है। बताइए राइट आंसर। ए और बी, एक केवल एक, बी में दो है, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है कौन सा कथन जो है सही है फिशिंग के बारे में? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। यहाँ पर जो है टेक्स्ट के माध्यम से जो है डाटा चोरी किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है। कौन सा हैकर एक साइबर अपराधी है जो दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादे से कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है? व्हाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स या रेड हैट हैकर्स? यहां भी हैकर्स की जो है प्रकार हैं। राइट आंसर बताइए यहां पर 70 का। तो यहां पर 70 का राइट आंसर ब्लैक हैट हैकर। कौन सा हैकर एक साइबर अपराधी है जो दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादे से कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है? तो उसे हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, ब्लैक हैट हैकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है। किसी अटैकर के द्वारा निम्न में से किस मेलवेयर का इस्तेमाल सुरक्षा अति संवेदनशीलता का लाभ उठाकर एक पीसी पर अनधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है? लॉजिकल बॉम्ब, बैकडोर का, पॉवर्टी का, सेल्फ रिप्लिकेशन का? किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बताइए यहाँ पर। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा? तो भैया यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है बैकडोर। किसका प्रयोग किया जाता है? आपका बैकडोर, बैकडोर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, 72वां क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल वर्कशीट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? एमएस एक्सेल वर्कशीट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है एमएस एक्सेल में? ऑप्शन ए पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी है लैंडस्केप, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए यहां पर। आपके जो वर्कशीट होते हैं एमएस एक्सेल जो वर्कशीट होते हैं वो डिफॉल्ट रूप से किस रूप में होती है? तो भैया वो कैसी होती है? पोर्ट्रेट रहती है। कैसी रहती है? पोर्ट्रेट रहती है, मतलब कि सीधी रहती है, पोर्ट्रेट रहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट के डेटा को सेल में एडिट करने की शॉर्टकट क्या है? F2, F3, F4, F5। एमएस एक्सेल में वर्कशीट के डेटा को सेल में एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है F2। F2 जो है आपका वर्कशीट के डेटा सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की है। अगला क्वेश्चन,
एक वर्कबुक में आप अधिकतम कितने वर्कशीट रख सकते हैं? 244, 255, 344 या 455? एक वर्कबुक में आप अधिकतम कितने वर्कशीट रख सकते हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा, कितनी वर्कशीट रख सकते हैं? तो भैया यहाँ पर जो है आप कितनी 255 वर्क, एक वर्कबुक में आप कितनी अधिकतम कितने वर्कशीट रख सकते हैं? 255 वर्कशीट रख सकते हैं अधिकतम। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, के द्वारा इंटरनेट पर यूजर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। आउट और सॉरी यहां पर और होगा, और जानकारी को बैकग्राउंड में किसी और को ट्रांसमिट किया जाता है। मेलवेयर द्वारा, स्पाईवेयर द्वारा, एडवेयर, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा? 75 का राइट आंसर बताइए यहां पर। तो यहां पर राइट आंसर होगा स्पाईवेयर द्वारा, कि स्पाईवेयर के द्वारा इंटरनेट पर यूजर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है और जानकारी को बैकग्राउंड में ही किसी और को ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्पाईवेयर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से किसके पास कमजोर माइक्रोसॉफ्ट ईमेल क्लाइंट का उपयोग करके स्वयं को सभी तक फैलाने की क्षमता थी? मॉड्यूम ने, सेंसर, मेलिसा या क्लेज? सेंसर, मॉड्यूम। ठीक, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 76 का? तो यहाँ पर 76 का राइट आंसर होगा क्लेज। क्या हो जाता है? क्लेज। ठीक, किसके पास जो है कमजोर माइक्रोसॉफ्ट ईमेल क्लाइंट का उपयोग करके स्वयं को सभी तक फैलाने की क्षमता होती है? क्लेज में होती है। किसमें होती है? क्लेज में होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, 77वां प्रश्न है, किस प्रकार की नेटवर्क सुरक्षा चिंताओं में कोई व्यक्ति आपके कमरे में गुप्त माइक्रोफोन के साथ आपकी निजी चर्चा को सुन रहा है या आपके कमरे की खिड़की के पास खड़ा है? इंट्यूशन प्रॉब्लम, डिनायल ऑफ सर्विस, एब्ज ड्रॉपिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस प्रकार की नेटवर्क सुरक्षा चिंताओं में कोई व्यक्ति आपके कमरे में गुप्त माइक्रोफोन के साथ आपकी निजी चर्चाओं को सुन रहा है या आपके कमरे की खिड़की के पास खड़ा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे एब्ज ड्रॉपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्ज ड्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन, मेलिसा वायरस किसके द्वारा फैला था? विज्ञापन, यूएसबी डिवाइस द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा, टेक्स्ट मैसेज द्वारा? मेलिसा वायरस किसके द्वारा फैला था? तो ये फैला था आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा। आप कहीं भी शॉप पर जाओगे, आप कहोगे ऑफिस डाल दो, तो वो ब्रेक करके देते, मतलब वायरस के थ्रू ब्रेक करते हैं उसको, है ना। जो आपकी एक्टिवेशन की होती है उसको ब्रेक कर दे। एक वायरस ऑलरेडी, मतलब कि आप फॉर्मेट कराओगे ना कंप्यूटर को, आपने फॉर्मेट कराया किस लिए? कि हमारे कंप्यूटर से वायरस चले जाए। लेकिन जब आप फॉर्मेट कराने के बाद उसमें वर्ड डलवाओगे, एमएस ऑफिस डलवाओगे, तो उस सॉफ्टवेयर को ब्रेक करके डाल दे जिसमें वायरस होता है, तो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, एक भ्रामक तकनीक जिसका उपयोग हमलावरों द्वारा व्यक्तियों के संवेदनशील जानकारी को प्रकाशित करने या मेलवेयर इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है कहलाता है आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, इंटरनेट समय की चोरी या साइबर मानहानि। क्या कहलाएगा वो? राइट आंसर बताइए 79 का। राइट आंसर हो जाता है फिशिंग। एक भ्रामक तकनीक जिसका उपयोग हमलावरों द्वारा व्यक्तियों की संबंधित जानकारी को प्रकाशित करने या मेलवेयर इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं फिशिंग। फिशिंग यानी फंसाना। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, 80वां प्रश्न है, किसी भी प्रकार का अवांछित डिजिटल संचार जो थोक में भेजा जाता है हैकिंग कहलाता है, स्पैम, क्रैकिंग या फिशिंग कहलाता है? किसी प्रकार का अवांछित डिजिटल संचार जो थोक में भेजा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? तो उसे हम स्पैम कहते हैं। आपने देखा होगा स्पैम में मैसेज भरे रहते हैं, क्योंकि कंपनियां क्या कहती हैं, बल्क में भेज देती हैं। किसी भी ईमेल को सिलेक्ट किया, बल्क में आपको शेयर कर देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर भी हमारा समाप्त हो जाता है। उसके बाद आ जाता है भाग 3 पार्ट 3 आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? सारनाथ में, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर में या गौतम बुद्ध नगर में? तो सभी को पता है बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, धर्मराज का स्तूप कहां स्थित है? सारनाथ में, प्रयागराज, अवध या आगरा?
धर्म राज्य का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में। धर्म राज्य का स्तूप कहाँ पर है? आपका सारनाथ के अंदर है। कहाँ पर? सारनाथ। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहां से प्राप्त हुआ है? बांसखेड़ा से, कन्नौज, प्रयाग या थानेश्वर से? हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहां से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर बताइए 83 का। तो भैया जो आपका हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख है कहां से मिला है? बांसखेड़ा से मिला है। कहां से मिला? बांसखेड़ा। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया था? हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का प्रमुख नगर बन गया था? कन्नौज, कानपुर, लखनऊ या फैजाबाद? राइट आंसर बता दीजिए यहाँ पर ए, बी, सी फिर डी। 84 का सही उत्तर क्या होगा? कन्नौज होगा। हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश कौन सा नगर उत्तर भारत का जो है प्रमुख नगर बना था? तो वो है भैया आपका कन्नौज। कन्नौज इत्र नगरी है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? सराय नाहर राय, कोल्डी हवा, लोहिदा नाला क्षेत्र या चकिया से? उत्तर प्रदेश किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? राइट आंसर बताइए यहाँ पर। तो ये कहां से मिली है? लोहिदा नाला क्षेत्र से। कहां मिली है? लोहिदा नाला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है सूरसेन। सूरसेन। ऑप्शन बी है आपका कौशल। ऑप्शन सी है काशी। ऑप्शन डी है आपका अंग। कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में नहीं है? राइट आंसर बताइए यहाँ पर ए, बी, सी या फिर डी। क्या हुआ राइट आंसर? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका डी। अंग महाजनपद आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। अंग महाजनपद कहां पर नहीं है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 87, अंग यहां पर राइट आंसर हो जाता है। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, फैजाबाद? मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत या फिर कहें किस जनपद में आता है? तो भैया वो आता है आपका कुशीनगर में। मल्ल महाजनपद किस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? कुशीनगर। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या या कौशाम्बी में? आपके जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ? तो भैया वो हुआ था अयोध्या के अंदर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? अयोध्या के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, 89वां प्रश्न है, जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या, जौनपुर? जैनों के 23वें तीर्थंकर की जन्मस्थली क्या है? राइट आंसर बताइए यहाँ पर 89 का। तो भैया वाराणसी। जो जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उनकी जन्मस्थली क्या है? वाराणसी है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था वाराणसी, मथुरा, श्रावस्ती या कौशाम्बी? महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो भैया वो था मथुरा। क्या था? मथुरा। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा था, है ना, मथुरा। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को, स्वामी रामानंद को, संत रविदास को, करपात्री स्वामी को? किसे वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? राइट आंसर बताइए। तो गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। किसे? गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, शेरशाह व जिंदल के मध्य, अकबर और हुमायूं के मध्य, उपरोक्त सभी के? कन्नौज का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? राइट आंसर बताइए। तो कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था आपका कौन सा? आपका जो है कन्नौज का युद्ध। ठीक। अगला क्वेश्चन,
सिंहासन बत्तीसी रचनाकार हैं? मतीराम, लल्लूलाल, रसखान या सेनापति? सिंहासन बत्तीसी के रचयिता कौन है? सिंहासन बत्तीसी के रचयिता कौन है? तो भैया वो है आपके लल्लूलाल। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किस मुगल शासक ने दी? सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किस शासक ने दी थी, या फिर कहें किस मुगल शासक ने दी? मोहम्मद शाह रंगीला ने, बहादुर शाह प्रथम ने, अकबर ने, जहांदार शाह ने? सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर बताइए यहाँ पर। तो भैया मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, अब्दुल रहमान खाने खाना? किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 घृणित कायर के नाम से जाना जाता है? मुअज्जम को, फर्रुखसियर को, रंगीला, बहादुर शाह प्रथम को? घृणित कायर के रूप में किसे जाना जाता है? तो घृणित कायर के रूप में आपका फर्रुखसियर को जाना जाता है। किसे? फर्रुखसियर को घृणित कायर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 97वां प्रश्न है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं? द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण या नवल किशोर रघुपति सहाय? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 97 का राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर रघुपति सहाय जो है फिराक गोरखपुरी के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, किस अवध शासक ने आत्महत्या की थी? सफदर जंग ने, सादत खान ने या शुजाउद्दौला ने, अली शाह ने? किस अवध शासक ने आत्महत्या की थी? किस अवध शासक ने जो है आपका जो है आत्महत्या की थी? बताइए आंसर। तो भैया सादत खान ने। किसने आत्महत्या की थी? सादत खान ने। ठीक। अगला क्वेश्चन, 99वां प्रश्न है, निम्न युग्मों में सही कौन सा सुमेलित नहीं है? टोडरमल सीतापुर, अबुल फजल आगरा, बीरबल कन्नौज, जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर? कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर बताइए यहाँ पर। तो भैया यहाँ पर सुमेलित नहीं है बीरबल कन्नौज जो है आपका जो है सुमेलित नहीं है। कौन सा? बीरबल कन्नौज। बाकी सारे सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, जजऊ का युद्ध 1707 में किन किन मुगलों के बीच हुआ था? मुअज्जम, आजम और काम बख्श के बीच, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मुअज्जम या मोहम्मद अकबर? किसके बीच हुआ था आपका? सभी भूल जाते भाई हिस्ट्री तो, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था जजऊ का युद्ध। देखो जा लगा है ना, जजऊ का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था। किसके बीच? मुअज्जम और आजम। यहाँ पर आपके आज 100 क्वेश्चन आज के सेट के खत्म हो जाते हैं। आज फुल सेट नहीं था, आपका टॉपिक वाइज था। ऑलरेडी मैंने बताया था आप लोगों को कि एक दिन आपका टॉपिक वाला होगा, एक दिन फुल होगा। तो कल आपका जो है फुल सेट होगा, आज आपका टॉपिक वाला सेट था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन तो कर लिया जाए, है ना। प्रमोशन के बिना कैसे जा सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों के लिए बढ़िया से चीजें हम आपको लेके आ गए हैं। एक तो देखो आपका पीडीएफ बंडल कोर्स, जिसको आपका नीचे लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन व वेबसाइट का, वहां पर जाना है। ठीक है, वहां पर जाना है और ज्वाइन कर लेना है आपको पीडीएफ कोर्स। सारा चीजें आपके जो है आपका पूरी जो बुक्स है यहाँ पर ई बुक के रूप में, पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है, जो कि सारी की सारी कैसी है आपके पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कैसे है? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कैसे है? आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी बहुत से बच्चों ने आपके प्रिंटेबल नोट्स भी मंगाए हैं, है ना, तो और पहुंच भी गए हैं। ठीक, मैं वीडियो नहीं डालता कि किसके पास पहुंचे किसके पास नहीं, है ना। तो ये 499 रुपए में है आपका कंप्लीट पीडीएफ बंडल कोर्स। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर कहें प्ले स्टोर पे जाना और वहां से आपका विजन एग्री एकेडमी जो है ऐप डाउनलोड कर लेना।
नेक्स्ट है आपका जो है आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपकी चल रही है, नया बैच चल रहा है जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, प्रैक्टिस, एमसीक्यू और साथ में साथ 40 प्लस टेस्ट मिलेंगे, साथ में साथ पीडीएफ आपकी मिलेंगी नोट्स की। ठीक, तो इसमें आपका लगभग 950 को पड़ेगा, 1299 प्राइस है, उसमें आप 25% डिस्काउंट भी 125 लगाएंगे तो आपको कितने का 1299 का मिल जाएगा। फिर आपकी टेस्ट सीरीज हो जाती है, इसमें आपको 40 टेस्ट आपको देने वाले हैं। ठीक है, 40 टेस्ट आपको देने वाले हैं और 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं। और लास्ट है आपका प्रिंटेड नोट्स, है ना। प्रिंटेड नोट्स जो बच्चे खरीदना चाहते हैं, देखो ये सारे नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है यहाँ पर एग्रीकल्चर का। तो जो बच्चे आपके प्रिंटेड नोट्स खरीदना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7880497104। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि सिलेबस वाइज कोई नहीं दे रहा है, ये आपका पूरा सिलेबस 1400 से 1500 पेजेस है, इसका प्राइस 1500 है। जो भी खरीदना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और लास्ट है आपका जो आप पीडीएफ यहाँ पर ले रहे हैं या फिर जो क्लास ले रहे हैं उसकी पीडीएफ की, तो वो आपको मिल जाएगी आपकी ब्रह्मास्त्र सेट पेपर आपकी एप्लीकेशन व वेबसाइट पर मात्र 299 में। इसको भी आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पर आपकी क्लास में बने रहे इतने देर तक। ठीक है, मिलते हैं कल फुल टेस्ट में नेक्स्ट सेशन में। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थोड़ा देखो बताना जरूरी रहता है इसलिए मैं बता दिया। ठीक, गुड नाइट एवरीवन।